शुभ संध्या। आज आज थोड़ा सा लेट हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आईपीएससी की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। क्या आप सभी अभी कोई लाइव मुझे दिख नहीं रहा है? आज फ्राइडे 8 बज गए हैं। वेट कर लेते हैं आप लोगों के साथ। संख्या बहुत कम है, अभी सिर्फ 1 लोग ऑनलाइन हैं। मेरी आवाज़ आप सबको अगर मिल रही हो तो प्लीज़ पहली बात तो ये कि शेयर कर दें कि हाँ क्लास स्टार्ट है। दूसरी चीज़ ये कि विलम्ब है आज 2-3 मिनट का। कौन कौन लाइव इस समय लाइव सेशन पे कौन कौन है, इंटरेक्ट है, प्लीज़ अपने नेम चैट बॉक्स में शेयर करें। कोई ऐसा मैसेज तो कन्वे नहीं हो गया था कि हाँ आज मेरी क्लास नहीं होगी? मुझे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर मैं वाइंड अप कर लूँ। अगर इस समय कोई और क्लास चल रही हो और ऐसा कोई मैसेज कन्वे हुआ है कि हाँ आज मेरी क्लास नहीं है, तो फिर मैं क्लास को वाइंड अप कर लूँ। कोई और अगर क्लास ले रहा हो तो ठीक है। मेरी आवाज़ मिल रही है? भारतेंदु ओके। सिर्फ 3 लोग अभी लाइव हैं, तो क्या मैं क्लास स्टार्ट कर दूं? चलिए, सबसे पहले तो ये है कि लास्ट टाइम में संडे को जो मैंने क्लास ली थी, संडे की क्लास में मैंने आप सबसे कहा था कि हाँ एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के आप सेंड करिएगा। सिर्फ 2 लोगों ने मुझे आंसर सेंड किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है। निराशाजनक इसलिए है कि अगर आपसे ये उम्मीद की जा रही है, अगर मैं आपके लिए, आपके साइट के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसी ही मेहनत करेंगे। और आपने जो आंसर आप सबके जो नहीं आए हैं तो प्लीज़ तैयार करिएगा, क्योंकि अगर आपका सपना जो है वो, अगर आप जुडिशरी क्रैक करना चाहते हैं या फिर जुडिशरी के साथ साथ आप एपीओ या अदर स्टेट्स की वैकेंसीज़ को आप ध्यान रख रहे हैं, तो उस कंडीशन पे सेक्शन 299 और 300 और इसके साथ जुड़े हुए अन्य चीज़ें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सिर्फ जुडिशरी के लिए ही क्यों, बाकी जगह भी जब आप एज अ एडवोकेट, अगर आपने एलएलबी की है, आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस करें, सेशन की करें, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट पे आप आएँ, या आप अच्छे स्कॉलर हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रास्ता देखना चाहते हैं, तो वहाँ इन सारी चीज़ों को स्पष्ट होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, सीपीसी की लाइव क्लासेस चल रही है, तो एक्सट्रीमली वेरी सॉरी अगर आप लोग को ये दिक्कत हो रही है। चूँकि शेड्यूल था और मुझे इस बारे में बहुत आइडिया भी नहीं हो पाया, तबीयत ठीक ना होने के कारण मैंने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं किया। तो चलिए, कभी कभी ऐसी स्थिति भी, ऐसी परिस्थिति भी मैनेज करना होता है, क्योंकि जीवन जो है वही है, मैनेज करते हैं हर जगह हम लोग जीवन में, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो आज भी मैनेज कर लीजिए। रोहित को मैं सॉरी बोल दूंगा कि उसकी क्लास को इंटरप्ट किया मैंने। चलिए लेकिन एक इस पे मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के एडमिन्स जो हैं वो, ख़ास तौर से कौस्तुभ, इतना बढ़िया इंटरेक्शन है, इतना सुंदर व्यवस्था है कि सोचिए, जहाँ आपको एक साथ 2-2 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की क्लासें कंटिन्यू बैक टू बैक साथ में चल रही हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था आपको कहीं मिलेगी नहीं। और वो भी ख़ास तौर से बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ठीक है तो
इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके दिमाग में अब तक जो धारा 299 और 300 को लेके जो तरह तरह के परसेप्शन हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते रहे होंगे, या इनको लिखने की कंडीशन में कभी वो आ नहीं पाए होंगे। तो मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि पिछले चार या 5 लाइव सेशंस जिन्होंने अटेंड किए हैं, या फिर जिन्होंने वीडियो भी कम से कम देख ली है, तो मैं इतना तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस मोमेंट के बाद, इन 4-5 क्लासेस के बाद, आप एक बढ़िया, एक गठा हुआ सुदृढ़ आंसर आप सेक्शन 299 और 300 पर आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है तो ये मान लीजिए कि फिर उस दशा में आप इसका आंसर नहीं दे सकते। और इतिहास साक्षी है, आपका अनसॉल्व पेपर साक्षी है, आपके सीनियर्स साक्षी हैं कि बिना इस सेगमेंट को टच किए हुए कोई भी जुडिशरी का पेपर कंप्लीट नहीं होता है। और एक और चीज़ ट्रेंड में देखने को मिला है कि अधिकांश बच्चे जो हैं, स्टूडेंट स्कॉलर्स जो हैं, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसकी बजाय कोई और ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं कि हाँ, अगर ऑब्जेक्ट में ऑप्शन में कोई और क्वेश्चन है तो 299 300 की बजाय हम उसको टच कर लेते हैं। देखिए, हमेशा ये याद रखिएगा, जो चीज़ें आसान हैं, जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 299 और 300 को समझाते हुए इसके अंतर को बताइए, और वहीं दूसरा एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है, संपत्ति संबंधी इसके बारे में विवेचना कीजिए। आपको ये 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 90% लोग जो हैं वो दूसरे ऑप्शन यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस की ओर मूव कर जाएंगे। 90% लोग। उसकी वजह ये है कि लोग जो चीज़ आसान है, इजी गोइंग है, उसको करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। यही वो अंतर है। जो बचे हुए 10% लोग 299 और 300 वाला क्वेश्चन को करेंगे, उनकी सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसलिए नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि लीक से हट के जो कोई काम करेगा, एक सामान्य क्रम में हर कोई जो काम कर रहा है उस सामान्य क्रम में तो काम होगा, लेकिन जो व्यक्ति सामान्य क्रम से हट के विशेष क्वेश्चनों के आंसर जो दे रहा है, जो चीज़ें लीक पे लोग नहीं कर रहे हैं, उस काम को अगर कोई कर रहा है तो उसके आंसर की मार्किंग होने पे जब टीचर देख रहा है, वही प्राइवेट डिफेंस 50 कॉपी निकल गई प्राइवेट डिफेंस में कुछ अलग आप नहीं लिख रहे हो, लेकिन 50 के बाद 51, 91, 92 कॉपी जो है अगर 299 की मिल गई तो वो एग्जामिनर के लिए नई चीज़ उसको ग्रैप्स करने को मिली, तो वो मार्किंग जो है वो बेहतर हो जाती है। बच्चों देखो, ये भी एक बहुत छोटी साइकोलॉजी है। नंबर जब टीचर के एग्जाम चलती है, पेन चलती है, तो ये भी एक साइकोलॉजी है, और उस साइकोलॉजी को आपकी कॉपी कितनी बेहतरीन तरीके से हिट करती है, बस यही सारी चीज़ें हैं। जैसे देखते हैं ना, जिसको आप कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, तो वो लक, किस्मत, भाग्य का नाम दे देते हैं। लक, किस्मत, भाग्य तो दूसरी चीज़ हो गई। ये वो छोटे छोटे फैक्टर हैं, वो सेगमेंट हैं जिनको वो हिट नहीं कर पाते हैं। जिस दिन इस सेगमेंट को हिट हो गया, उस दिन बस इधर स्विच ऑन, उधर लाइट ऑन। ठीक है, चलिए, तो अब तक जो हमने आपके साथ पढ़ा वो ये पढ़ लिया कि हाँ, मानव की अगर मृत्यु हो गई तो मानववध तो हुआ ही हुआ। ठीक है, अब मानववध जो है वो कुछ ऐसा मानववध हो गया जो हत्या की कोटि में आता है, कुछ ऐसा मानववध हो गया जो देखिए, ठीक है, जिन्होंने लिखा भी है, ठीक है, तो डरिए नहीं, अगर कुछ गलत सही है तो करेक्शन करने के लिए ही, अगर आप एज अ टीचर मुझे ट्रीट करते हो, ठीक है, या अपना जो भी समझते हो, ठीक है, तो आप दीजिए, जो भी करेक्शन होगा वो करेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो साफ सी बात यह है कि चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो
अगर मानव की मृत्यु हुई है, ठीक है, तो या तो वो मानव वध की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, मानव वध तो हुआ ही हुआ है। अब या तो वो आपराधिक होगा या आपराधिक नहीं होगा। आपराधिक नहीं होगा तो फिर उधर वो प्राइवेट डिफेंस और इन सारे सेगमेंट्स में चला जाएगा। आपराधिक हुआ तो आपराधिक मानव वध एक जो होगा वो हत्या की कोटि में आएगा, एक हत्या की कोटि में नहीं आएगा। तो हत्या की कोटि में अगर आ रहा है तो वो 300 में कंसीडर हो गया। हत्या की कोटि में नहीं आ रहा है तो हमारा अगला पार्ट जो होगा वो हमारा सेक्शन 304 होगा, धारा 304। 304 में फिर इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक। इसी में पार्ट 1 और पार्ट 2 ध्यान रखिएगा। 304 जो है वो एक्चुअली 4 भागों में बटी हुई है। 304 का खंड 1, खंड 2, इसके बाद 304 का पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो ये 304 जो है बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड है। अभी जो हम बात करेंगे वो सेक्शन 304 के पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करेंगे। उसके बाद फिर 304 का सेक्शन ए, सबसेक्शन ए और सबसेक्शन बी, ये उसके आगे। तो 301 मैंने कल उस दिन टूटी फूटी आवाज़ में आपको पढ़ाया था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव में ही इसको पूछा जाता है, रिटन डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है। इसके बाद फिर आपका सेक्शन 302 आ गया। 302 में जो आपकी धारा 300 है उसकी पनिशमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। पनिशमेंट में भी आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल जाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी, ठीक है। विरलतम से विरल मामले, ऐसे मामले उन्हीं मामलों में जो बहुत ही रेयरेस्ट हों, ठीक है, ऐसा देखने को ना मिलता हो, बहुत ही जघन्य हत्या की गई हो, इतनी बार स्टेपिंग की गई हो, इतनी बुरी तरह से मारा गया हो कि देखने वाले पुलिस वाले या इन्वेस्टिगेशन करने वाले चकरा गए हों, ठीक है। तो जघन्य हत्या जो हो अगर उस कैटेगरी में जा रही है तो फिर वहाँ वो कैपिटल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वरना फांसी की सज़ा जो है वो बहुत लिमिटेड मामलों में ही हो पाती है। तो ये आपका हो गया सेक्शन 302। 302 में भी एक कभी कभी, हालांकि लॉ में इसका बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लेकिन लॉ के सब्जेक्ट में अगर कहीं आपको ऐसे मिले, ऐसे आता हो लिखने के लिए, तो वहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पर एक ऐसे ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है। जैसे जुडिशरी में ही कहीं या किसी और कॉन्सेप्ट कहीं पे भी जो लीगल टच को रखता हो, वहाँ पर ऐसे का ये एक सब्जेक्ट ज़रूर बन जाता है। इसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 303, ठीक है, 303 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन सिद्ध दोष है, मतलब जिसको आजीवन सज़ा मिली है, आजीवन कारावास का दंड मिला हुआ है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई हत्या कारित कर देता है, ठीक है, तो इस सेक्शन में ये कहा गया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो है जो आजीवन दोष सिद्ध है, उस व्यक्ति ने कोई हत्या कारित कर दी है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर मृत्युदंड दिया जाता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया गया। अब सेक्शन 303 जो है वो वैलिड नहीं है, नन एंड वॉइड हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नन एंड वॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन के पीछे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ये दोनों पूरी तरह से प्रभावी हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि धारा आर्टिकल 14 जो है वो समता के अधिकार की बात कर रहा है, इक्वेलिटी की बात करता है, ठीक है। तो इक्वेलिटी का मतलब है कि मनुष्य तो हर कोई मनुष्य ही है, ठीक है। भले अगर किसी व्यक्ति ने गलती से कोई अपराध कर दिया है जिसकी वो सज़ा भोग रहा है, जेल में है, और उस दशा में अगर वो कोई मृत्यु कारित कर देता है और एक समान व्यक्ति मृत्यु कारित करता है, तो जो परिस्थिति होती है वो सभी व्यक्तियों को अगर उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को ला के रख दिया जाए तो सेम हो जाती है। तो यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है सेक्शन 303। इसी तरह से आर्टिकल 21 जो है वो कहता है गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, ठीक है। और गरिमापूर्ण जीवन जो है वो गरिमापूर्ण जीवन की जो बात होती है उसमें भी ये कहा जाता है कि व्यक्तियों के बीच में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे वो जेल में बंद व्यक्ति हो, चाहे कहीं और का व्यक्ति हो,
ठीक है, तो उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उस डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे किसी को मृत्युदंड दे देना और किसी को कारावास की सज़ा देना सिर्फ इस वजह से कि अगर उससे पूर्व में कोई अपराध हो गया था, ठीक है, तो पूर्व में कर किए हुए अपराध के लिए उसको भविष्य में उस चीज़ के लिए बृहद दंड देना, ये अपने आप में एक सभ्य मानव समाज की का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कई सारे केसेस इस पे हुए, कई सारे केसेस के बाद फिर फाइनली जो है इस केस को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक आपका ऐसे का लीगल फील्ड में ऐसे का एक विषय वस्तु है। ठीक है, अब हमारा जो काम का सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 304 ऐसे व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित किया जाना। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित किया जाना जो हत्या की कोटि में नहीं आता, आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, बचा हुआ हिस्सा जो है वो सेक्शन 304 में आता है। चलिए, इसके जो हमारे एसेंशियल इसके जो चीज़ें हैं, जो सामान्य परिकल्पनाएं हैं, वो सब हम थोड़ा सा जान लें। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या बोलूँ, पेमेंट वाले लेक्चर होते ना ये, तो पेमेंट वाले लेक्चर में एक बार गुंजाइश हो जाती कि हाँ ठीक है नहीं पढ़ाना, लेकिन पेमेंट से कहीं ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो मोरल ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन किसी भी पैसे और किसी भी पारितोषिक से बढ़ के होता है, तो आपके साथ जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन है। उम्मीद करता हूँ आवाज़ प्रॉपर, वॉइस आप सबको प्रॉपर मिल रही होगी। तो देखिए, सेक्शन 304 जो है वो ये कहता है कि आशय के अभाव में सबसे पहली चीज़ जो यहाँ ध्यान रखने वाली होती है सेक्शन 304 में, वो मृत्यु होती है। जैसे और सब जगह मृत्यु हो रही है, वैसे ही यहाँ भी मृत्यु होती है। ठीक है, पहली चीज़ मृत्यु हो सब, और कृत्य भी होता है, कोई एक्ट भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। क्या क्या सामान्य दशा में क्या है, मृत्यु होनी चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए, ठीक है, इंटेंशन होना चाहिए, ठीक, और इंटेंशन के बाद क्या है, नॉलेज होना चाहिए। चार चीज़ें जो हैं वो आपने अभी तक, अब आप इससे फेमिलियर हो गए हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ये चार चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आवश्यक हैं, लेकिन यहाँ उन चारों चीज़ों में एक चीज़ की कमी हो जाती है, वो है इंटेंशन। ठीक है, काम भी होता है, यानी हम कोई एक्ट भी करते हैं, उस एक्ट का रिजल्ट जो है वो डेथ भी कॉज होती है, और डेथ जो है किसी ह्यूमन बीइंग की ही होती है, लेकिन बस एक चीज़ का अभाव होता है, वो होता है इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन, आशय के अभाव में अगर आशय के अभाव में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है बिना आशय के, और उस कार्य को करते समय उसे ऐसा लगता है कि शायद मृत्यु होने की संभावना है, मतलब ज्ञान जो है वो होता तो है लेकिन परफेक्शन के साथ नहीं होता, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ज्ञान जो है वो केवल एक छोटी संभावना के रूप में होता है ज्ञान, और आशय तो बिल्कुल नहीं होता। कैसे? उदाहरण में आप ये समझ लीजिए, अपने दिमाग में रख के चलिए कि आप एयरपोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, एयरपोर्ट जा रहे हैं और फ्लाइट आपकी मिस होने वाली है। ठीक है, फ्लाइट आपकी मिस होने वाली है, और उस कंडीशन में आप जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं, और आप रैश ड्राइविंग करते हुए रास्तों पे जा रहे हैं, और अचानक से एक बालक आपकी गाड़ी के सामने आ गया। आप ब्रेक लगाने में उतनी शिथिलता या उतना मतलब तेजी से क्विक रिएक्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण कि अचानक से दुर्घटना हो गई और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस बालक की मृत्यु हो गई। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका आशय नहीं था किसी को मार देना। ठीक है, लेकिन कार्य भी हुआ, मृत्यु भी कारित हुई। ठीक है, और आपको गाड़ी रैश चलाते समय आपको इस चीज़ का नॉलेज भी था, इस चीज़ की गुंजाइश भी थी कि इस तरह से रैश ड्राइविंग करते समय हो सकता है कि कोई सामने आ जाए,
संभाव्यता की बात मैंने की, गुंजाइश की बात की, तो हो सकता है कोई अचानक से सामने आ जाए तो इससे गाड़ी की ठोकर लग सकती है। ठीक है, तो क्या है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान होते हुए भी आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और रैश ड्राइविंग करते हुए किसी को आप चोटिल कर देते हैं, किसी को अपनी गाड़ी के नीचे ले लेते हैं, उस दशा में अगर मृत्यु कारित होती है तो ऐसी मृत्यु जो होगी वो फिर ना हत्या की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है, ना ही वो आपराधिक मानववध होगा। क्यों? क्योंकि आशय आपका बिल्कुल नहीं है। 299 और 300 दोनों आशय की बात करता है। ठीक है, फिर 299 और 300 ज्ञान की बात करता है। यहाँ क्या है, ज्ञान है तो, लेकिन उसकी संभावना है। ठीक है, परफेक्शन नहीं है, संभावना है कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई दुर्घटना कारित होती है तो धारा 304 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति दोषी होगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर लें। टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो ये कहती है कि अगर कोई मामला सेक्शन 300 के चारों पार्ट में से किसी एक पार्ट में बैठ रहा हो, ठीक है, अगर सेक्शन 300 के चारों पार्ट में से किसी एक पार्ट में बैठ रहा हो, साथ ही साथ सेक्शन 300 के पांचों अपवादों में से भी किसी एक पार्ट में अगर वो बैठ रहा हो, यानी चारों पार्ट में सेक्शन 300 के वहां भी वो सेट हो जा रहा है और साथ ही साथ अपवाद में भी वो सेट हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा मामला होगा वो धारा 304 के अंतर्गत उसे पनिशमेंट मिलेगी। जैसे अभी रैश ड्राइविंग की बात कर ली। ठीक है, रैश ड्राइविंग में क्या है, आशय आपका कार्य जो है वो रैश ड्राइविंग करते हुए आपने किसी को ठोकर मार दी और उसकी वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। तो उस दशा में क्या हुआ, उस दशा में ये हुआ कि आपको इस चीज का ज्ञान था कि हाँ जो मैं कार्य कर रहा हूँ उससे किसी की मृत्यु होना संभाव्य है, आपको ये ज्ञान था। सेक्शन 300 का पार्ट 3 आप उठा के देखेंगे, 2 और 3 दोनों में इस बारे में बात है कि हाँ किए गए कार्य से यह ज्ञान हो, संभाव्यता हो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए, तो 2 ये वहाँ भी फिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखें अपवादिक वाली कंडीशन में। ठीक है, तो अपवाद वाली कंडीशन में अपवाद की कंडीशन में शायद ही कहीं फिट हो, मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ अपवाद में ये फिट हो पाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उपेक्षा हो रही है। ठीक है, उपेक्षा हो रही है और आशय नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर देख लें तो दोनों चीज़ें साथ में अगर फिट हो रही है, यानी 300 के चारों में से कहीं फिट हो रहा है और अपवाद में 5 में से कहीं फिट हो रहा है, तो फिर ये सेक्शन 304 का हिस्सा बनेगा। वहाँ इसे उपेक्षा पूर्वक मृत्यु कारित करने के लिए इसे कंसीडर किया जाएगा। इन शॉर्ट ये है, कहने का मतलब ये है कि दोनों में ये फिट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मामला वहाँ भी फिट हो रहा है और अपवाद में भी हो रहा है तो फिर वो सेक्शन 304 में चला जाएगा। अगर कोई मामला ऐसा है जो अपने आप में ये साबित करता है, स्पष्ट है कि हाँ मृत्यु करने का आशय नहीं था, लेकिन क्षति जो कारित की गई वो क्षति इस प्रकार की थी, ऐसी क्षति थी जिससे कि मृत्यु जो है वो संभाव्य हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, ठीक है, वो कार रेसिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे बोट क्लब वगैरह होते हैं, बहुत सी जगह होती हैं। ठीक है, तो क्लब में वो व्यक्ति जो है वो रेसिंग कर रहा है। ठीक है, और रेसिंग करते समय स्पीड जो है उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड में वो गाड़ी चला रहा है कि उस रेसिंग के दौरान एक वहीं काम करने वाला, ट्रैक की सफाई करने वाला या उसकी मेंटेनेंस करने वाला व्यक्ति जो है वो जो अपना कार्य कर रहा है, उस कार्य के दौरान अगर उस व्यक्ति को चोट लग जाती है, ठीक है, तो आप ये, और चोट लगती है और चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो आप ये कहेंगे कि भाई वो तो रेसिंग क्लब घटना वाली जगह है, वहाँ
काम करना जो है वो अपने आप में कंसेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कंसेंट जो है वो काम करना जो है, कंसेंट जो है डिप्लॉयडली नहीं होनी चाहिए, सॉरी एम्प्लॉयड कंसेंट होनी चाहिए, सॉरी कहने का मतलब ये है कि कंसेंट जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयडली मतलब विवक्षित तरीके से कंसेंट नहीं होनी चाहिए, कंसेंट जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। अब अगर वहाँ इस तरह की घटना हो जाती है रेसिंग क्लब में और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति जो होती है, ऐसी स्थिति में जो मृत्यु हुई है उसमें आशय नहीं था कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए, लेकिन ये गुंजाइश थी कि जो चीज़ हो रही है, गाड़ी कभी भी पलट सकती है, गाड़ी के टायर निकल सकते हैं, टायर निकल के वो दर्शक दीर्घा में जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो हैं, अगर इन घटनाओं के कारण अगर कोई मृत्यु हो जा रही है तो वो संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ धारा 304 लागू होगी, ना कि धारा 300 या 299। ठीक है, ये अंतर आपको सिर्फ समझना है कि एक हिस्सा हमारा हो गया 299 का, एक हिस्सा हो गया 300 का, और बचा हुआ हिस्सा जो है वो 304 का हो गया। बेसिकली अगर हम स्टार्ट वाली आईपीसी का ड्राफ्ट देखें जो 1860 की आईपीसी थी, उस ड्राफ्ट में स्टार्ट में ये सेक्शन नहीं था, पहला जो ड्राफ्ट बना था इसे 1870 1870 1870, ठीक है, 1870 में इसे अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 12 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, धारा 304 को 1870 के अमेंडमेंट की सेक्शन 12 द्वारा ऐड किया गया था। हमारी मूल आईपीसी में ये धारा नहीं थी। ठीक है, और जब इसे जोड़ा गया तो बेसिकली इसका कोई नाम भी सजेस्ट नहीं था। ठीक है, नाम भी सजेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि बस ये रखा गया था कि हाँ जो 299 और 300 से जो बच रहा है उसको कहाँ लेके जाएं, तो उस बचे हुए हिस्से को यहाँ रख दिया गया कि जो बचा हुआ काम होगा उसको इसमें कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, बाद में एक केस है, केस का नाम आप नोट कर लें, एंड्रेस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड्रेस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1937 AC 516, एंड्रेस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1937 AC 516। इस केस में लॉर्ड एक्टिन नाम आपने कई बार सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने इनका नाम सुना होगा। लॉर्ड एक्टिन ने इस केस में धारा 304 को एक नया नाम दिया और इस नाम को आज तक जारी रखा गया, उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा मृत्यु कारित करना। ठीक है, तब से इस सेक्शन 304 को इसी नाम से जाना इसी नाम से जाने लगा। ठीक है, अब थोड़ा सा उतावलापन और उपेक्षा जो है उसको थोड़ा सा अगर समझ लें तो उतावलापन और उपेक्षा जो है उसका मतलब ये है कि उतावलापन जो है वो उदासीनता को बताता है। उदासीनता का मतलब क्या है? उदासीनता का मतलब ये है कि हम जान रहे हैं कि जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से ऐसी गुंजाइश है, ऐसा संभव है कि किसी की मृत्यु हो सकती है या किसी की जान पे बन सकती है। हमें इस चीज़ की गुंजाइश है, गुंजाइश होने के बावजूद हम ऐसी उपेक्षा के साथ कार्य कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि आप उस कार्य के परिणामों के प्रति उदासीन हैं, और उस उदासीनता में अगर आपने ऐसा कार्य किया है तो वो धारा 304 के अंतर्गत दंडित होगा। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जब अभियुक्त जो है वो अपने कार्य का प्रॉपर मूल्यांकन नहीं कर पाता। मूल्यांकन का मतलब वो जो काम कर रहा है, अभियुक्त
जो अभी कल्पित हुआ है जो अपने काम के कारण, अभियुक्त जो है वो अपने कार्य के परिणाम का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाता है और खतरे से बचने के लिए जो जो चीज़ें उपयोगी हैं, जो जो उसे करना चाहिए था, जो जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, उन प्रिकॉशंस को यूज़ करने में कहीं ना कहीं उससे लापरवाही हुई है। अगर ये दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ क्या है कि खतरे का मूल्यांकन उसने सही तरीके से नहीं किया, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि जो कार्य कर रहा है उस कार्य के परिणाम के प्रति उदासीन है। अगर ये दो एसेंशियल एलिमेंट उस घटना में, अभियुक्त के कृत्य में, उसके बिहेवियर में साफ तौर से पता चल रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, तो फिर वो धारा 304 के अंतर्गत उसके कार्य के परिणाम को कंसीडर किया जा सकता है। देखिए, रेल दुर्घटना के मामले, ठीक है, रेल दुर्घटना के मामले, सड़क दुर्घटना के मामले, चिकित्सीय मामले या सर्जरी ऑपरेशन के मामले, ठीक है, या फिर जो कुछ होते हैं सपेरे वगैरह होते हैं ना, सपेरे, ठीक है, सपेरे या फिर करतब दिखाने वाले, अक्सर जो है ये मामले 304 के इन क्षेत्रों में ही इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में ही ये इस्टेब्लिश होते हैं। कौन कौन सी मैंने बातें कही? सबसे पहले मैंने आपसे कहा रेल दुर्घटना, ठीक है। रेल में जो यात्राएं होती हैं, उन रेल में कभी आपको केस पढ़ने को मिल जाएगा या ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि फाटक, रेल फाटक, अब तो खैर इस सरकार ने काफ़ी सारी जो हैं रेलवे ट्रैक जो हैं वो फाटकों के फाटक रहित कर दी है, मतलब वहाँ फाटक फ्लाईओवर बना दिए हैं। लेकिन पहले ऐसी घटनाएं बहुत हुआ करती थी कि फाटक जो हैं वो बंद करने में उपेक्षा हो गई, ठीक है, और उपेक्षा होने के कारण ट्रेन जो है वो ट्रैक पे आ रही है और रेलवे का फाटक जो है वो बंद नहीं हुआ या गलत तरीके से बंद हुआ और उस कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ऐसी दशा में सेक्शन 304 जो है वो इम्प्लीमेंट होता था, ठीक है। फिर दूसरा जो बहुतया इसके मामले देखे जाते हैं वो रैश ड्राइवरिंग यानी सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो उनमें इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे केसेस जो हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक सामान्य मोटरसाइकिल, एक सामान्य कार और एक खाली ट्रक, ठीक है, इनकी ब्रेकिंग की जो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकिंग में जो रुकने की जो कंडीशन होती है वो कंपेयर देन जब ये हैवी लोडेड होते हैं, यानी मोटरसाइकिल पे अगर 3 लोग बैठे हुए हैं, कार में अगर 5 सीटर है उसमें घुस के 6-7 लोग बैठ गए हैं, ठीक है, या ट्रक है, ट्रक हैवी लोडेड है, जितनी क्षमता है क्षमता से अधिक उसने गाड़ी में माल लाद रखा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये उसकी ब्रेकिंग की डिस्टेंस पर फर्क डाल देते हैं, ठीक है। एक ट्रक है, उसके ऊपर 30 टन का परमिट है, उसने 40 टन लाद रखा है। अब जब वो ब्रेक लगाएगा तो साइंस का फ्रिक्शन का रूल है कि वो मोमेंटम अधिक लेगा और मोमेंटम अधिक लेने के कारण जहां उसे 10 मीटर पर रुक जाना चाहिए था वो 10 मीटर की बजाय अब 15 मीटर 16 मीटर पर रुकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्ट हैं, ये वो घटनाओं को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों को जब हम इसके केस को देखते हैं, जब इसकी इस प्रैक्टिस पे जब कभी इस तरह के केसेस हमको मिलेंगे, जी ओवरलोडिंग सही कह रहे हैं आप, ठीक है, जब इस तरह के केसेस हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें ये सारे फैक्ट जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट लीड करते हैं, ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे 2 लोगों की परमिशन है, कुछ लोग ये हैं वो 3 लोग बैठ गए, कभी कभी तो 4-4 लोग बैठ गए। अब उस दशा में अगर गाड़ी की हम ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, तो वाजिब सी बात है वो ब्रेक जो है वो साइंस के रूल के हिसाब से वो मोमेंटम लेके रुकेगी, तो उतनी तेज़ी से गाड़ी नहीं रुक सकती, ठीक। तो यहाँ जो है वो हमारा एक तो कॉन्सेप्ट जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं काम ओरिजिन हो जाता है,
हालांकि क्रिमिनल मैटर में बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं होता है जॉइंट टॉर्टियस फीचर वाला, आपने टॉर्ट्स में जो पढ़ा होगा, तो जॉइंट लायबिलिटी जो है क्रिमिनल मामले में बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो अमाउंट होता है पनिशमेंट, वहाँ उसकी आवश्यकता जो है वो आ जाती है। देखो हमेशा याद रखना दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो वो होती है कि हमारा जो ऑफेंस है वो किस सेक्शन में फॉल कर रहा है, पहली चीज़। दूसरा जो होता है वो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट जो है वो। तो हम जब आप प्रैक्टिस पे आएंगे तो प्रैक्टिस पे दो चीज़ें हमेशा ध्यान होती हैं। एक चीज़ तो हम एविडेंसेस ऐसे ले आते हैं कि हमारा उस सेक्शन में जाए ही ना, हमें उस सेक्शन में हम फॉल करें ही ना, अपने आप को बचा ले जाएं। और अगर बाई चांस हमारे पास वो एविडेंस नहीं मैनेज हो पाते हैं तो फिर हम दूसरी लड़ाई जो लड़ते हैं वो पनिशमेंट को कम से कम कराने की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, जैसे चोरी है, 3 साल की पनिशमेंट आपको है, ठीक, 3 साल की पनिशमेंट है। अब चोरी अगर पहले तो कोशिश करेंगे चोरी साबित ना हो, चलो हम नहीं ये कोशिश कर पाए कि चोरी साबित हो ही गई, तो अब हम कोशिश करेंगे कि पनिशमेंट जो है वो हमारी कम से कम हो। तो ये दोनों सेगमेंट अलग अलग हैं, इनको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हाँ हम चीज़ों को एक साथ हम बस जितने सबूत हैं एक साथ वो अग्नि में हम ओम स्वाहा कर दिए और बस हम फ्री हो जाएंगे। तो इसके अलग अलग, ये भी एक आर्ट है, एडवोकेसी भी एक आर्ट है। खैर अभी हमारा वो काम नहीं है। इसी तरह से सर्जरी या ट्रीटमेंट, ठीक है, सर्जरी के मैटर में भी अगर कोई ऐसा हमसे उपेक्षा हो गई, ठीक है, और उस उपेक्षा के कारण अगर व्यक्ति की, जब पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी सेक्शन 304 जो है वो कंसीडर होगा। और ऐसे मामले स्पेशली जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं उनके लिए ये खास तौर से कंसीडर होता है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर होते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा कि उनका क्या होता है कि वो उनको बेहोश करना उनका काम होता है, उसी के लिए उनके सारे के सारे स्किल होती है। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बॉडी का टेम्परामेंट अलग होता है, कुछ लोग जो हैं वो उनकी डाइट शेड्यूल भी अलग होता है, कुछ लोगों का जीवन का बिहेवियर अलग होता है, कुछ लोग कुछ टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, तो उनका डोज अलग होता है। तो एनेस्थीसिया जो है उसका काम यही होता है कि वो किसको कितनी अमाउंट दिया जाए कि जितनी देर सर्जरी चलनी है उतनी देर वो बेहोश रहे। अब इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अमाउंट कैलकुलेशन में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कारण कभी कभी पेशेंट जो है वो ऑपरेशन के बीच में ही उठ खड़ा होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अमाउंट जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ऑपरेशन ख़त्म हुए 2-4-10 दिन बीत जाते हैं और वो उठता ही नहीं है। ठीक है, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ जो कंडीशन है इस कंडीशन में एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर होगा वो उपेक्षा द्वारा मृत्यु के लिए इसी सेक्शन में फॉल होगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अगर वो अपना एक्सीड हो जाए, अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा हो जाए और उसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए, तो अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का ग्राउंड बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के प्रॉपर ग्राउंड दिख रहे हैं कि हाँ व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का पूरा अधिकार है, लेकिन अब उसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस की लिमिट को एक्सीड कर दिया है, ठीक है, और एक्सीड करने पे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जा रही है तो भी फिर उसे यहाँ कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने परिस्थिति को समझने में, कैलकुलेशन करने में उससे थोड़ी उपेक्षा हो गई है। ठीक है, तो बचा खुचा जैसे होता है ना कि जितना आप लोग जो हैं, मैं समझता हूँ इलाहाबादी जो लोग हैं या एक व्यंजन बनता है जिसको हम लोग चावल जो है उसमें सारी सब्जियां, जितनी हमारी बची खुची सब्जियां हैं, प्याज भी है, गोभी भी है, ठीक है, ब्रोकली है,
और गाजर भी है, मटर भी है, टमाटर भी है, सब सोयाबीन जितना है सब बचा खुचा सब उसी में डाल दिया और डाल के हमने चावल बना लिया। ठीक है, तो सेक्शन 304 जो है वो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट रखता है, जो 299 और 300 से जो कुछ बच गया है वो सब इसी में नहीं, फ्राइड राइस नहीं, इसको हम लोग वो बोलते हैं इलाहाबादी भाषा में तहरी बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बिरयानी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इलाहाबादी जो हैं वो सब जानते हैं दाल चावल और चोखे वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 304 जो है वो यही ऐसा ही कॉन्सेप्ट रखता है। 304 जो है उस पर आपका जो 299 से जो कुछ बच गया, रेस्ट बच गया, 300 से जो रेस्ट बच गया, वो आपका सेक्शन 304 कवर कर लेता है। लेकिन 304 का जो पार्ट, जो इसका सेक्शन सब पार्ट ए और बी जो है वो ऐसा नहीं है, उसके साथ ऐसा नहीं है। सेक्शन 304 ए जो है वो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने की बात करता है, और सेक्शन 304 बी जो है वो दहेज मृत्यु की बात करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक जर्नल सा वो था। मन नहीं था आज क्लास करने का, लेकिन आप लोग के साथ ज़रूरी है, गैप हो जाता है और फिर आप लोग की शिकायत ये रहती है कि हाँ आईपीसी जो है वो बहुत लंबा खींच रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी इसे मैं फिनिश कर दूं। हालांकि जो एक बड़े पार्ट हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से अधिकांश चीज़ें जो आपके साथ वो हो गई है। आपके लिए एक चीज़ ये ध्यान रहेगा कि पहली बात तो कि 299 का जो मैंने लास्ट टाइम में आपको काम दिया था उस काम को आप देख लें। ठीक है, उसे ज़रूर लिख लें। भले आप मुझे ना दें कोई बात नहीं, मुझे ना दिखाएं कोई बात नहीं, लेकिन उसे ज़रूर लिख लें। 1, 2 बार 4 बार ज़रूर उस क्वेश्चन को लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जिस समय पेपर में दिख जाएगा आपका मोरल आपका बहुत हाई हो जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत मायने रखता है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखें। फिर एक छोटा सा काम एक ये है आपका एक छोटा सा काम आपका ये है कि एक शॉर्ट नोट डावरी डेथ पे शॉर्ट नोट आप ज़रूर तैयार करें। ठीक है, डावरी डेथ में ऐसा कोई विशेष आपको चीज़ नहीं है। अगर किसी महिला की मृत्यु वैवाहिक रहते हुए 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है, ठीक है, धारा 304 का जो पार्ट बी है मैं वो बता रहा हूँ आपसे। अगर किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के दौरान असामान्य परिस्थितियों में होती है, मतलब नेचुरल डेथ नहीं है, ठीक है, असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है, और साक्ष्यों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व में उस महिला से दहेज संबंधी किसी प्रकार की मांग की गई, ठीक है, ये साक्ष्यों द्वारा साबित हो जाता है, तो उस परिस्थिति में माना जाएगा, उपधारणा की जाएगी, शैल प्रिजम्पशन की बात होती है, ठीक है, शैल प्रिजम्पशन रहेगा, मतलब उपधारणा की जाएगी कि ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु है। ठीक है, क्या क्या एसेंशियल इसमें है? 7 वर्ष के भीतर स्त्री की मृत्यु होना, ठीक है, असामान्य मृत्यु यानी नेचुरल डेथ ना हो, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि कहीं से भी ये पूर्व में साबित हो जाना कि दहेज संबंधी कोई डिमांड की गई थी, कोई मांग की गई थी। ये 3 कंडीशन अगर साबित हो जाती है, 3 कंडीशन अगर स्पष्ट हो जाती है, तो ये मान लिया जाएगा कि ऐसी मृत्यु, उस महिला की मृत्यु जो है वो दहेज मृत्यु होगी। ठीक है, अब सबूत का भार, साबित करने का भार कि ऐसी मृत्यु जो है वो दहेज मृत्यु नहीं है, ये साबित करने का भार अभियुक्त और उसके परिवार पर होगा। ठीक है, सिंपल सा ये सेक्शन है, इसमें शॉर्ट नोट में आता है,
ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन्हीं 3 एसेंशियल को आपको पकड़ना है और इन्हीं 3 एसेंशियल को एक एक पैसेज में आपको एलिब्रेट कर देना है। शॉर्ट नोट मतलब 1 पेज 1.5 पेज सफिशिएंट है। तो ये इतना काम आज कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेक्शन 304 आपको समझ में आया होगा। केस लॉज इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताए क्योंकि इस तरह के सेक्शन में, सेक्शन 304 में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे MCQ पूछा जाता है। उठा के देखिएगा, मेंस में इसकी गुंजाइश जो है वो बहुत कम रही है, बहुत कम ही देखने को मिला है सेक्शन 304 मेंस में। MCQ में खूब पूछा जाता है और MCQ में भी खास रोल इसका जो है वो कंफ्यूज करने वाला होता है, ठीक है। ऑप्शन में ये आपको लिख दिया जाता है 304, ठीक। तो बस ये 2-3 चीज़ ध्यान रखिए कि जो घटना हो रही है उसमें अभियुक्त जो है वो उस घटना के परिणाम का आकलन करने में अगर असफल है, ठीक है, और उसका आशय नहीं है, मृत्यु हो रही है, डेथ कॉज हो रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन बस उसका आशय जो है वो अब्सेंस है, अगर ये चीज़ है तो धारा 304 के अंतर्गत उसे हम पनिश करें। उम्मीद करता हूँ कि हाँ समझ में आया होगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बहुत अच्छे से लेक्चर भी नहीं देख पाए थे, तो अगर कोई क्वेरी हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। और कल जो है वो आपका सेक्शन 306 से ऑनवर्ड्स आगे चलेंगे, ठीक है। अगर प्लीज़ आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। और एक और बात कहना चाहूँगा कि मेरी इस स्थिति को देखने के बाद अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ समझौता करते हैं तो वास्तव में आपको शर्म आनी चाहिए। और यकीन जानो, एक और ये कॉन्स्पिरेसी है मेरी तबीयत ठीक ना होने के बाद भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ये मेरी कॉन्स्पिरेसी है, ये मेरा षड्यंत्र है आप लोग के विरुद्ध, ताकि आप जब अपना टाइम वेस्ट करें तो आपकी आँखों में थोड़ी सी शर्म आए कि हाँ यार वो तो इतना कंसीडर करते हैं, मुझे अपने लिए इतना करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी कॉन्स्पिरेसी है। मैं वहाँ आके आपकी पिटाई नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपने इस बिहेवियर से मैं आपको थोड़ा सा शर्मिंदा करना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए पढ़िए, खूब जी लगा के पढ़िए, ठीक है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं 8 बजे और मैं बात कर लूँगा कि कल तो क्लास क्लैश नहीं करेगी, अगर ऐसा होगा तो उसको फिर किसी और तरह से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। कल फिर आगे सेक्शन 306 ये उम्मीद करता हूँ कल इस पार्ट से बाहर निकल चलेंगे, ठीक है। 310 तक ये पार्ट जो है वो फिनिश कर लेंगे, उसके बाद तो फिर चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, फिर वो स्पीड भी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, क्योंकि फिर वो अब इसके बाद जो है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट कम हो जाएगा, फैक्चुअल पार्ट ज़्यादा होगा। फैक्ट होंगे, केस लॉ होंगे, फैक्ट होंगे, वो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं आपके साथ 8 बजे। थैंक यू।